हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की इस वीडियो में हम सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग के जो सिविल इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट का सब्जेक्ट है, तो इसमें हम नेक्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे। रिवीजन क्लास की सीरीज चल रही है सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग की। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है चैप्टर 4, फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सॉइल। इसी को हम परमेबिलिटी भी बोलते हैं। जो पारगम्यता का आपका चैप्टर होगा, अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो उसमें से जो पारगम्यता वाला आपका चैप्टर है वही आपका है फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सॉइल। तो इसको हम पूरा एक चैप्टर को कवर करेंगे, इसका रिवीजन करेंगे। जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो पर इन तक बने रहिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आप पीछे की वीडियो नहीं देखें, सॉइल मैकेनिक्स की जो रिवीजन क्लास की सीरीज चली है, तो उसको भी आप जाके सॉइल मैकेनिक्स रिवीजन क्लास की प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आपके 5th सेमेस्टर के सभी जो सब्जेक्ट है उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो अपलोड हो चुकी है। तो 5th सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट में जाके आप सभी वीडियोज देख सकते हैं, वहाँ से आप सभी सब्जेक्ट की। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यदि आप नोट्स वगैरह चाहिए, आपको लेना चाहते हैं, तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम का ग्रुप जो भी लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चैप्टर 4 हमारा है फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सॉइल। ये होता क्या है, इसके बारे में हम पूरी डिटेल यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है पारगम्य पदार्थ, यानी कि परमेबल जो मटेरियल होते हैं वो क्या होते हैं। तो मृदा एक सरंध्र पदार्थ है। सरंध्र हम किसको बोलते हैं, जो आपका पोरोसिटी होता है, पोरस मटेरियल है, अर्थात इसके कणों के आसपास रंध्र स्थान होते हैं, वाइड्स होते हैं। जो सरंध्र पदार्थ होते हैं इसके कणों के आसपास क्या होते हैं, रंध्र स्थान होते हैं। और इस गुण के कारण मृदा में पानी का प्रवाह हो सकता है। ऐसे पदार्थ जिनसे पानी आर पार निकल सकता है पारगम्य पदार्थ कहे जाते हैं। तो दो टर्म आपका यहाँ पर आता है। एक तो आपका आ गया परमेबल मटेरियल यानी कि पारगम्य पदार्थ, और दूसरा हमारा होता है परमिबिलिटी, जिसको हम पारगम्यता बोलते हैं। तो ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। ऐसा नहीं कि पारगम्य पदार्थ के बारे में पूछ रहा है तो परमिबिलिटी का हम डिफिनेशन दे देंगे, या फिर परमिबिलिटी में हम पारगम्य पदार्थ का डिफिनेशन दे देंगे। तो ये आपके दोनों टर्म अलग अलग है, इस पे डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो ये डिफरेंस क्या है, पारगम्य पदार्थ होते क्या है, ऐसे पदार्थ, ठीक है। मृदा क्या होती है, एक सरंध्र पदार्थ है, एक पोरस मटेरियल है, और इसके कणों के आसपास आपके रंध्र स्थान यानी खाली जगह होते हैं। जब खाली जगह होंगे तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर सॉइल है, सॉइल के पार्टिकल हैं और इनके बीच में खाली जगह आपका है ज़्यादा, तो इनसे जो होगा पानी जो होगा, अगर पानी हम यहाँ से गिराते हैं तो पानी आपका खाली जगह जो रिक्त स्थान होगा वहाँ से होते हुए आसानी से यहाँ से पास कर जाएगा, एक पार से दूसरे पार यानी कि आर पार निकल जाता है आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार के जो मटेरियल होंगे जिनसे आपका जो पानी है आर पार निकल जा रहा है और उसमें रंध्र स्थान ज़्यादा है, तभी आर पार जल्दी से निकल पाएगा। तो ऐसे ही पदार्थों को हम बोलते हैं पारगम्य पदार्थ यानी कि परमेबल मटेरियल। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है परमेबिलिटी यानी कि पारगम्यता। तो पारगम्यता क्या होती है, पारगम्यता मृदा का वह गुण होता है जिसके कारण पानी मृदा कणों के रंध्रों से होकर प्रवाह करता है। तो मृदा कणों के रंध्र होते हैं, खाली जगह होते हैं, उनसे होकर प्रवाह करता है पानी। और बड़े कणों वाली मृदाओं की पारगम्यता अधिक एवं महीन कणों वाली मृदाओं की पारगम्यता कम होती है। तो यहाँ पर कोई भी डिफिनेशन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल समझना है, केवल आपको बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है। तो देखिए पारगम्यता होता क्या है, ऐसे मान लीजिए कि कोई आपके सॉइल के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और इसमें जो आपका इनके बीच में जो रिक्त स्थान होते हैं, खाली जगह होते हैं, इनसे जो पानी के बहने का जो प्रोसेस होता है, तो ये जो प्रक्रिया होती है, पानी आपका आर पार निकल जाता है, तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसी को हम बोलते हैं पारगम्यता यानी कि परमेबिलिटी। और जिस पदार्थ में ये गुण होता है, जिस पदार्थ से पानी आपका आर पार होता है, तो मटेरियल हमारा क्या कहलाता है, पोरस मटेरियल यानी कि पारगम्य पदार्थ कहलाता है। यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि जो भी आप अगर बड़े कण हैं, मोटे कण हैं, यानी कि दो तरह के आपके मटेरियल होते हैं, एक आपका कोर्स एंड एक आपका फाइन। तो कोर्स क्या होता है, आपका मोटा, जो आपका ऐसे वाली कोर्स एग्रीगेट की बात की जाए या फिर कोर्स सैंड की बात की जाए, तो मोटा जो मिलावा होता है उसमें हमारा क्या होता है, उसके कण बड़े बड़े होते हैं, तो उनकी जो पारगम्यता होगी अधिक होगी, क्योंकि उनके कण बड़े बड़े हैं, उनके आपस में क्या होता है, रिक्तियाँ ज़्यादा होती हैं, तो उनसे पानी आपका जल्दी पास हो जाएगा। तो उस प्रकार के जो मटेरियल होंगे उनकी पारगम्यता आप क्या बोल सकते हैं कि अधिक है या उच्च है या अच्छी है, ऐसे हम बोल सकते हैं। अगर जो कण छोटे छोटे यानी कि जो आपके फाइन मटेरियल होते हैं, फाइन सैंड हो गया, फाइन एग्रीगेट हो गया, तो उसके बीच में आपका मोटे कणों की अपेक्षा कम रिक्तियां होंगी और उनसे आपका पानी आपका मोटे कणों की अपेक्षा धीरे धीरे पास होगा। तो जब आपका पानी जल्दी पास नहीं हो पाता है, आसानी से पास नहीं हो पाता है, तो उस प्रकार का जो मटेरियल होता है वो पारगम्य पदार्थ नहीं कहलाते हैं, या फिर निम्न पारगम्यता हम बोल सकते हैं कि उसमें जो गुण है निम्न पारगम्यता का है, उनकी पारगम्यता अच्छी नहीं है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पॉइंट का ध्यान देना है कि जो मोटे कण हैं उनकी पारगम्यता अधिक होती है और जो महीन कण होते हैं उनकी पारगम्यता अधिक होती है, सॉरी कम होती है। नेक्स्ट हमारा है
एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं कि रेत एवं ग्रेवल की पारगम्यता अधिक जबकि मृतिका की पारगम्यता कम होती है, क्योंकि रेत और ग्रेवल आपका क्या होता है, कोर्स में आ जाता है, और मृतिका आपकी जो क्ले होती है वो आपकी फाइन में आ जाती है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि पोरस जो आपका परमेबल मटेरियल है और परमेबिलिटी है ये क्या होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डार्सी लॉ। डार्सी लॉ आपका क्या होता है, डार्सी का नियम, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है तो याद रखिएगा। सन 1856 में फ्रांसीसी इंजीनियर एच डार्सी ने मृदाओं में पारगम्यता के अध्ययन हेतु सिद्धांत बनाया। डार्सी का नियम जानने से पूर्व कुछ निम्न शब्दों की जानकारी आवश्यक है। तो आपका क्या है, डार्सी का नियम क्या है आगे हम देखेंगे। इसके पहले अगर हम जान रहे हैं तो सन 1856 में जो फ्रांसीसी इंजीनियर थे, जो एच डार्सी है, इनके नाम पर ये डार्सी का नियम पड़ा है। और ये क्या थे, फ्रांसीसी इंजीनियर थे जिन्होंने मृदाओं में पारगम्यता के अध्ययन हेतु, जो परमेबिलिटी का अध्ययन हम करते हैं, इसके लिए एक सिद्धांत बनाया था। और इस सिद्धांत को समझने से पूर्व, जो डार्सी का नियम है इसको जानने से पूर्व, हमें कुछ पॉइंट को, कुछ जो भी शब्द हैं उसकी जानकारी आवश्यक है, क्योंकि ये शब्द आपके उस नियम में आएंगे। अगर आपको इन शब्दों के मतलब नहीं पता होगा तो आप उस नियम को नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले हम उन शब्दों को देख लेते हैं जो उस नियम में प्रयोग किए जाते हैं। तो पहला हमारा जो पॉइंट है संतृप्त मृदा, जो कि आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, जब भी आप सॉइल स्टार्ट करते हैं तो वहीं से आप संतृप्त मृदा के बारे में पढ़ते चले आते हैं। तो ये आप सभी लोगों को क्लियर होगा संतृप्त मृदा आपकी क्या होती है। यहाँ से देखिए, ये ऐसी मृदा जिसके समस्त रंध्रों में जल की उपस्थिति हो और वायु का निष्कासन हो चुका हो, उसी को हम संतृप्त मृदा बोलते हैं। इसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे क्योंकि पहले भी आपको फर्स्ट वीडियो आप देखेंगे स्टार्टिंग की, तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गई आपकी संतृप्त मृदा, यानी कि जिसके समस्त रंध्रों में जितने भी खाली जगह हैं उस पार्टिकल में, तो सभी में जल भरा हुआ है, उसमें वायु नहीं है, तो उसी को हम बोलते हैं संतृप्त मृदा। नेक्स्ट हमारा होता है दूसरा जो टर्म इसमें आता है हमारा स्तरीय प्रवाह, यानी कि लैमिनार फ्लो। तो लैमिनार फ्लो के बारे में भी आप जानते होंगे। इसमें क्या होता है कि इसमें पानी का प्रत्येक कण अपने निश्चित मार्ग या पथ से बहता है और कभी भी किसी दूसरे कण के पथ या मार्ग को नहीं काटता है। तो जो लैमिनार फ्लो होता है क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये एक पथ है आपका पानी का, तो इसी पथ पर जो पानी का पथ है वो अपने ही पथ पर, एक निश्चित जो ये पथ है इनका, इसी पथ पर बहता रहेगा निरंतर, किसी दूसरे के पथ को ये कभी नहीं काटता है। ऐसा नहीं कि इस पथ, ये इनका रास्ता है, ये पथ है इनका, और इसमें से इस पथ में चला आया, इस पथ में बहने लगा, ये इसमें से इसमें चला आया, ऐसा कभी नहीं होता। जिसका जो पथ है वो उसी पथ में चलता रहता है। यानी कि लैमिनार फ्लो कैसा होगा आपका, इस प्रकार से होगा। ठीक है, ये एक दूसरे के पथ को कभी भी नहीं काटते। तो इस प्रकार का जो फ्लो होगा पानी का, वही हमारा कहलाएगा लैमिनार फ्लो। नेक्स्ट हमारा है अस्तरीय प्रवाह, यानी कि टर्बुलेंट फ्लो। तो टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, जस्ट लैमिनार का अपोजिट होता है। इसमें जल के कणों का मार्ग निश्चित नहीं होता है। इस प्रवाह में जल के कण एक दूसरे का मार्ग काट देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो जल का मार्ग होता है, कणों का मार्ग होता है, वो निश्चित नहीं होता। और इसमें क्या होता है कि प्रवाह एक दूसरे के मार्ग को काट देते। जैसे मान लीजिए इधर से कोई प्रवाह हो रहा है, इधर से हो गया, फिर इधर से हो गया, यानी कि एक दूसरे के जो मार्ग है ये इधर से इधर चले जा रहे हैं, कहीं पर भी चले जा रहे हैं, इनका मार्ग कोई निश्चित नहीं है। तो ये हो गया आपका टर्बुलेंट फ्लो, और ये आपका हो गया लैमिनार फ्लो, जिनके कणों का मार्ग आपका स्थिर रहता है। तो ये तीन टर्म आपको जानने थे, संतृप्त मृदा क्या होती है, स्तरीय प्रवाह क्या होता है, लैमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। इसके बाद हम डार्सी का नियम समझ सकते हैं आसानी से। चलिए हम देखते हैं डार्सी का नियम है क्या। नियम इनका है, स्तरीय प्रवाह में संतृप्त मृदा से जल के बहने की गति द्रवी ढाल के समानुपाती होती है। तो जो स्तरीय प्रवाह होता है आपका, लैमिनार फ्लो होता है, उसमें संतृप्त मृदा से जल के जो बहने की गति होती है वो आपका किसके समानुपाती होती है, द्रवी ढाल के। द्रवी ढाल आपका क्या होता है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, जिसको आप एचएचएफ में पढ़े होंगे। आई आपका होता है द्रवी ढाल, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, अर्थात बहाव की गति प्रोपोर्शनल द्रव्य ढाल, यानी कि वी, बहाव की गति को किससे डिनोट करेंगे, वी से, और द्रव्य ढाल को हम स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, तो वी प्रोपोर्शनल आई हो जाएगा। और जब हम प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो यहाँ पर कांस्टेंट लग जाएगा, जो कि हमारा के। तो ये हमारा के ही होता है पारगम्यता गुणांक। के को हम पारगम्यता गुणांक से डिनोट करते हैं। दोनों तरफ अनुप्रस्थ खंड ए से गुणा करने पर, इसी फार्मूले में हम दोनों तरफ जो अनुप्रस्थ खंड का क्षेत्रफल है ए, उससे हम गुणा करेंगे, तो ए इंटू वी इक्वल टू के आई ए हो जाएगा। और ए इंटू वी क्या होता है, डिस्चार्ज होता है, निस्सरण की दर होती है, जो क्यू इक्वल टू क्या होता है, ए इंटू वी होता है। पहले भी आप फार्मूला पढ़े हुए हैं, तो ये हम इसको लिख सकते हैं, ए इंटू वी को क्यू लिख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं क्यू इक्वल टू ए इंटू वी, ये आपका होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये क्यू इक्वल टू ए इंटू वी होता है, तो यहाँ पर ए इंटू वी के जगह हम क्या रख दिए, क्यू रख दिए, और यहाँ पर एक साइड में आपका के आई ए है, तो क्यू इक्वल टू के आई ए हो गया। अगर हम यहाँ से क्यू की वैल्यू निकालें तो यहाँ पर ये भी पता हमको, जो आई होता है आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है, ये आपका होता है एच बाई एल। इनका जो फार्मूला होता है आई इक्वल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इक्वल टू एच बाई एल, तो आई की जगह हम एच बाई एल रख देंगे। तो यहाँ से जो फार्मूला आपका मिलेगा, क्यू इक्वल टू के इंटू ए एच बाई एल।
तो ये आपका हो गया। यहाँ पर सारी चीज़ें बताई गई। क्यू आपका निस्सरण की दर है यानी कि डिस्चार्ज, ये आपका क्षेत्रफल है, आई आपका द्रव्य ढाल है, H/L के बराबर होता है, स्मॉल h आपका जल शीर्ष है, ये कैपिटल L आपका प्रवाह पथ की लंबाई और K आपका पारगम्यता गुणांक। तो ये आपका हो गया। यही आपका डार्सी का नियम है, Q = KA × H/L। ये आप याद रख सकते हैं यहाँ से, या फिर ये भी याद रख सकते हैं, V = KI। नेक्स्ट हमारा है पारगम्यता गुणांक। जो K होता है वही आपका पारगम्यता गुणांक यानी कि परमेबिलिटी कोफिशिएंट होता है। देखिए, पारगम्यता गुणांक इकाई द्रव्य ढाल पर मृदा के इकाई क्षेत्रफल पर इकाई समय में बहने वाले जो जल की मात्रा होती है वही हमारी पारगम्यता गुणांक कहलाती है। पारगम्यता गुणांक किसे कहेंगे? पारगम्यता गुणांक इकाई द्रव्य ढाल पर मृदा के इकाई क्षेत्रफल पर इकाई समय में बहने वाले जल की मात्रा पारगम्यता गुणांक कहलाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका दिखाया गया है कि K = Q/T/AI, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकंड में होता है। इसे हम कैपिटल K से दर्शाते हैं, जो पारगम्यता गुणांक होता है। इसकी इकाई सेंटीमीटर पर सेकंड अथवा मीटर पर डे हो सकती है। इसे रिसन गुणांक भी कह सकते हैं। जो पारगम्यता गुणांक होता है उसको हम रिसन गुणांक के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारा फार्मूला है परमेबिलिटी कोफिशिएंट का, K = Q/T/AI सेंटीमीटर पर सेकंड। नोट में हमारा देखिए क्या है, डार्सी का नियम दो कारणों पर निर्भर करता है। पहला आपका जो प्रवाह है, जो फ्लो है, वो आपका लैमिनार होना चाहिए, स्तरीय होना चाहिए, और मृदा आपकी पूर्ण संतृप्त होनी चाहिए, तभी आपका डार्सी का नियम आपका इन्हीं दो कारणों पर ये निर्भर करता है, डार्सी का नियम। नेक्स्ट हमारा है पारगम्यता को प्रभावित करने वाले कारक। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। तो पारगम्यता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं रिक्तता, अनुपात एवं सरंध्रता जो पारगम्यता को प्रभावित कर सकते हैं, प्रभावित करने वाले कारक हैं। रिक्तता अनुपात बढ़ने पर पारगम्यता अधिक हो जाएगी। इसी तरह सरलता अधिक होने पर भी पारगम्यता अधिक हो जाएगी, क्योंकि सरलता और रिक्तता अनुपात आपस में संबंधित होते हैं। तो अगर रिक्तता अनुपात बढ़ता है तब भी आपकी पारगम्यता अधिक होगी, सरंध्रता बढ़ता है तब भी आपकी पारगम्यता अधिक होगी, क्योंकि जो रिक्तता अनुपात होते हैं और सरलता होते हैं आपस में संबंधित होते हैं, इनका आपस में रिलेशन होता है। नेक्स्ट हमारा है जल के गुण। दूसरा हमारा जो पॉइंट है जल के गुण। तो जल की श्यानता तापक्रम के अनुसार बदल जाती है। तापक्रम बढ़ने पर श्यानता कम हो जाती है और कम श्यानता होने पर पारगम्यता अधिक हो जाती है। तो इस प्रकार से जल के गुण भी आपका प्रभावित करने वाला एक कारक है पारगम्यता को। नेक्स्ट हमारा है कार्बनिक अशुद्धियां। तो ये जल के प्रभाव में अवरोध उत्पन्न करती है, जिससे पारगम्यता आपकी कम हो जाती है। तो कार्बनिक अशुद्धियां हैं, अगर आपके जल के प्रवाह में ये अवरोध उत्पन्न करेंगी तो क्या होगा, पारगम्यता आपकी कम हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा है संतृप्त मात्रा। मृदा की संतृप्त मात्रा बढ़ने पर पारगम्यता बढ़ जाती है। मृदा में उपस्थित वायु जल के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करती है। संतृप्त अवस्था में मृदा में रंध्र नहीं होते, अतः पारगम्यता अधिक होती है। नेक्स्ट हमारा है मृदा संरचना, जो आपका सॉइल का स्ट्रक्चर होता है। तो मृदा में कणों की व्यवस्था मृदा की संरचना कहलाती है, और संरचना पारगम्यता को काफी सीमा तक प्रभावित करती है। तो ये सभी आपके पॉइंट थे जो आपके पारगम्यता को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखिए पारगम्यता गुणांक ज्ञात करने की विधियां। तो पारगम्यता गुणांक ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां हैं? तो यहाँ पर देख सकते हैं पारगम्यता गुणांक ज्ञात करने की निम्न विधियां हैं। दो प्रकार की विधियां आपको बताई गई, एक तो प्रयोगशाला विधि और दूसरा हमारा स्थलीय परीक्षण। यानी कि जो प्रयोगशाला में हम परीक्षण करते हैं उसके कौन कौन से, उसके भी दो मेथड हैं, और जो स्थल पर हम फील्ड टेस्ट करते हैं उसके भी अलग अलग दो मेथड है। तो पहला आपका है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला परीक्षण में स्थिर शीर्ष परीक्षण यानी कि कांस्टेंट हेड टेस्ट, दूसरा हमारा परिवर्तित शीर्ष परीक्षण यानी कि फॉलिंग हेड टेस्ट, और फिर हमारा स्थलीय परीक्षण में आपके दो टेस्ट है, पंपिंग आउट टेस्ट और पंपिंग इन टेस्ट। ये दोनों आपके एक ही मतलब होता है, ये आप देख सकते हैं। जो स्थिर शीर्ष परीक्षण है ये इससे रिलेटेड होता है पंपिंग आउट से, और जो पंपिंग इन टेस्ट है आपका फॉलिंग हेड टेस्ट से यानी कि परिवर्तित शीर्ष परीक्षण से रिलेटेड होता है। तो आपके सिलेबस में जो है स्थिर शीर्ष परीक्षण और परिवर्तित शीर्ष परीक्षण को पढ़ना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी डिटेल बताई गई। स्थिर शीर्ष परीक्षण आपका क्या होता है, कांस्टेंट हेड टेस्ट। इसमें टेस्ट में से कोई एक टेस्ट पूछ लिया जाता है, तो इसको आप लोग डिटेल अपने जो भी आपका बुक होगा, नोट्स होगा, वहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा। स्थिर शीर्ष परीक्षण क्या होता है और आपका परिवर्तित शीर्ष परीक्षण क्या होता है। इसका जो फार्मूला है, अगर क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल की स्थिर शीर्ष परीक्षण उसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो उसके लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे, K = Q × L/THA। आपका फार्मूला ये होता है पारगम्यता गुणांक का, K = Q/T/AI। चूँकि आपका ये आप देख सकते हैं Q, स्मॉल q को हम कैपिटल Q लिख दिए हैं, और यहाँ पर आपका T है, I = हमारा होता है H/L। तो इसी I की जगह हम क्या रख दिए, H/L रख दिए। तो H हमारा नीचे है, L आपका ऊपर चला गया।
तो टी भी हमारा नीचे आ जाएगा। तो इसी ये हमारा क्या करेंगे, बस इसी फार्मूले में हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू रख देंगे। तो ये फार्मूला हमारा मिल जाएगा के इजकल टू क्यू एल अपॉन टी एच ए सेंटीमीटर पर सेकेंड, या फिर हम इसको क्यू एल यानी कि स्मॉल क्यू भी लिख सकते हैं, कैपिटल क्यू भी लिख सकते हैं क्यू की जगह पे। तो बाकी सारी चीज़ें वही है, केवल आई की वैल्यू हम इसमें रख देंगे। तो अगर आपका स्थिर शीर्ष परीक्षण के बारे में न्यूमेरिकल पूछा जाता तो ये फार्मूला हम वहाँ पर यूज़ करेंगे। आप देख सकते हैं कैपिटल क्यू या फिर स्मॉल क्यू, यही हमारी प्रवाहित जल की मात्रा होती है मिलीलीटर में। टी आपका क्या है, जल बहने का समय है, ये आपका क्षेत्रफल है, कि आपका पारगम्यता गुणांक है। नेक्स्ट हमारा दिया गया है परिवर्ती शीर्ष परीक्षण, तो इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके लिए फार्मूला है डार्सी के नियम से के इजकल टू 2.3 AL अपॉन 80 log 10 इंटू H1/H2। दो शीर्ष इसमें मिलते हैं तो H1/H2 लिखा हुआ। तो ये आपका है परिवर्ती शीर्ष के लिए फार्मूला। नेक्स्ट हमारा जो न्यूमेरिकल है उसको हम देख लेते हैं, जो आपके परमेबिलिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए, मृदा में पानी का बहाव 0.5 सेंटीमीटर पर सेकंड तथा द्रवी ढाल 1.67 है, तो मृदा की पारगम्यता ज्ञात करें। तो आपको पता है V प्रोपोर्शनल I होता है डार्सी के नियम से, और यहाँ पर I यानी कि द्रवी ढाल की वैल्यू दी गई है I इक्वल टू 1.67, और जल में मृदा का वेग दिया गया है V इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो आपका फार्मूला आपको क्या पता है, V प्रोपोर्शनल I होता है। जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, तो इसकी जगह कांस्टेंट लगाते हैं V इक्वल टू KI, और आपको V की वैल्यू पता है, I की वैल्यू पता है, K की वैल्यू, पारगम्यता ज्ञात करना है। फिर पारगम्यता गुणांक K से ही हम डिनोट करते हैं इनको। तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपन I, V की वैल्यू पता है, I की वैल्यू पता है, यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे तो सेंटीमीटर पर सेकंड में हमारी K की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि पारगम्यता हमको पता चल जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है सिंपल सा है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। एक 1.5 मीटर मोटी जलधारी परत का पारगम्यता गुणांक यहाँ पर दिया गया है K की वैल्यू। यदि इससे पानी के प्रवाह का वेग V की वैल्यू दिया गया है हो, तो ज्ञात करो कि किस जल शीर्ष से पानी प्रवाहित। इसमें जल शीर्ष ज्ञात करना है, यानी कि H की वैल्यू। अगर आपका फार्मूला है Q इक्वल टू, आपका जो भी फार्मूला था Q/T अपन AI, तो I इक्वल टू इसमें क्या रखेंगे, H/L रखेंगे, तभी हम वहाँ से हमको H की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर दिया है मृदा परत की मोटाई I इक्वल टू 1.5 मीटर यानी कि 150 सेंटीमीटर, और आपका यहाँ पर पारगम्यता गुणांक आपका दिया है 1.2 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर पर सेकंड। जल का प्रवाह वेग यानी कि V की वैल्यू दी गई है। ये आपका डार्सी का नियम से आपका क्या होता है, V इक्वल टू KI, और I की जगह हम क्या रखेंगे, H/L रखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं H इक्वल टू V इंटू L अपॉन K। समीकरण में ज्ञात पदों के मान रखने पर जो भी हमको पद पता है, V की वैल्यू पता है, L की वैल्यू पता है, ये आपका L होगा। सॉरी, यहाँ पर आप लोग सही कर लीजिए, जो मृदा परत की मोटाई यहाँ पर दी गई ये आपका L होगा, I आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है। तो ये हमारा हो गया अपन K की वैल्यू। जो भी वैल्यू हमको ये तीनों वैल्यू पता है तो इसी फार्मूले में हम रख देंगे, और H की वैल्यू यहाँ से हमको जब कैलकुलेशन करेंगे तो वहाँ से हमको H की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक स्थिर शीर्ष पारगम्यता परीक्षण एक 10 सेंटीमीटर व्यास तथा 112.5 सेंटीमीटर लंबे नमूने पर 20 सेंटीमीटर शीर्ष पर किया गया। 10 मिनट में 200 सीसी जल संचयित हुआ, पारगम्यता गुणांक ज्ञात कीजिए। इसमें भी पारगम्यता गुणांक ज्ञात करना है, और इसमें देखिए लिखा क्या है, स्थिर शीर्ष पारगम्यता परीक्षण। तो आपका इसका जो फार्मूला है वो हमको लगाना है। इसमें ज्ञात क्या है, मिट्टी के नमूने का व्यास आपका 10 सेंटीमीटर, नमूने की लंबाई L आपका 12.5 सेंटीमीटर, नमूने पर जल शीर्ष यानी कि H की वैल्यू दी गई है 20 सेंटीमीटर, और संचयित पानी की मात्रा Q इक्वल टू 200 सीसी यानी कि सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से सारी वैल्यू पता है। समय जिसमें पानी संचयित हुआ T इक्वल टू 10 मिनट या 600 सेकेंड। तो ये हमारी सारी वैल्यू पता है, तो इस फार्मूले में हम रखेंगे। अतः नमूने की काट का क्षेत्रफल, आपका क्षेत्रफल यहाँ से निकाल लेंगे, और फार्मूला आपका डार्सी के नियम के अनुसार होता है K इक्वल टू Q इंटू L अपॉन THA, जो आपका होता है स्थिर शीर्ष पारगम्यता परीक्षण के लिए। तो यहाँ पर हमको Q की वैल्यू पता है, L की वैल्यू पता है, H की वैल्यू पता है, A की वैल्यू पता है, T की वैल्यू पता है। तो यहाँ से हम सारी वैल्यू रखकर और इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार के जो आपके पारगम्यता से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, ये चैप्टर आपका कंप्लीट रिवीजन हो चुका है। तो ऐसे वीडियोज़ के लिए आप चैनल पर बने रहिए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट चैप्टर की रिविजन कराई जाएगी।